दोनों ही दोनों के अर्थ को कह रहे हैं। ऐसा तो सहविवक्षा में द्वंद्व होता है ना, सहविवक्षायाम द्वंद्वा, ये एक शब्द बड़ा आपने सुना है, सहविवक्षायाम द्वंद्वो द्वंद्वः एक शेषश्च। सहविवक्षा में द्वंद्व होता है और एक शेष होता है। एक शेष भी में तो वैसा ही है, वो अंतर केवल इतना है, द्वंद्व और एक शेष में वो समान रूप वालों में होता है, वो विरूपों में होता है। द्वंद्व जो है वो विरूपों का होता है, एक शेष समान रूपों का, केवल इतना ही अंतर, और कुछ अंतर नहीं है इनमें। वही च का प्रयोग इसमें होता है, वही उसमें होता है। रामश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च भरतश्च, वहाँ कह देते हैं वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च, ऐसा कह देते हैं। सहविवक्षा में द्वंद्व और एक शेष होते हैं। सहविवक्षा का मतलब होता है कि एक साथ कहने की इच्छा, अर्थात राम लक्ष्मण में राम एक साथ, जितने भी आप बोलोगे ना द्वंद्वगत पद हैं, उन सब को राम कह रहा है, सब सबको कह रहे हैं, ये समझ लीजिए। यह ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? तो एक बड़ा सिद्धांत बोला जाता है, सर्वे सर्वार्थवाचका सति तात्पर्य। तात्पर्य यदि वैसा हो तो सभी शब्द सब अर्थों के वाचक हो जाते हैं। महाभाष्य में तो ये समझा है, बोले प्लक्ष नग्रोध, बोले प्लक्ष नग्रोध के अर्थ को कह रहा था, बोले प्लक्ष नग्रोध को कैसे कह देगा हैं? और नग्रोध प्लक्ष को अर्थ को कह रहा है, बोले ऐसे कैसे हो जाएगा हैं? तो बदला ऐसे हो जाता है। जब हमारा तात्पर्य वैसा होता है, जैसे हम इतरेतर योग करके कहना चाहते हैं ना द्वंद्व में, तो ये हमारा तात्पर्य वक्ता का, तो उस समय ऐसा होता है। आप अलग अलग शब्द बोल रहे हो, कभी प्रसंग हो, प्रकरण हो, तो कोई भी शब्द किसी अर्थ का वाचक नहीं हो जाता। लक्षण आदि के द्वारा, जैसे गंगा तट के अर्थ को कह रहा है, सर्वे सर्वार्थवाचका जो है ना, सभी शब्द सब अर्थों के वाचक हो जाते हैं। लक्षण आदि का जब प्रयोग साथ में व्यापक दृष्टि से जब देखोगे हैं, वक्ता का तात्पर्य वैसा होना चाहिए, तब अभिधा में, नहीं तो लक्षणा में पहुंच जाते हैं। कोई भी शब्द किसी अर्थ को देने लगता है ना, तो यहाँ जब इतरेतर योग करते हैं तब तो लक्षणा ही बन जाती है ना। जब हम राम लक्ष्मण कह रहे हैं तो यहाँ लक्षणा ही बन गई है। राम से संबद्ध लक्ष्मण, उसको भी राम कह रहा है, हाँ राम शब्द से। ऐसे ही राजपुरुषा में भी तो लक्षणा ही बनी है। राम राज्यापुरुषा में लक्षणा बन के ही तो वो पुरुष के अर्थ पर जा रहा है। वो राजपुरुष शब्द लक्षणा के कारण ही पुरुष पर परिसमाप्त हो रहा है। राज विशिष्ट पुरुष, राज संबद्ध पुरुष। राजा तो छोड़ देगा, उत्तरबंग जो पुरुष है उसके लिए तो होना चाहिए, परार्थ क्यों माना जाए? नहीं, वो परार्थाभिधानम वृत्ति राजा पुरुष के अर्थ को कह रहा है, तो अर्थ तो घट गया ना, पर अर्थ का विधान है जिसके द्वारा। हाँ तो होने दो, कोई बात नहीं। वैसा शब्द शक्ति है ना वैसी। राज विशिष्ट पुरुष को राजा शब्द कह रहा है। राजा शब्द जो है, राज विशिष्ट पुरुष को राजा शब्द कह रहा है, ऐसा।
हाँ, तो इसलिए तो कहा कि राजपुरुष एक जो शब्द है, राजपुरुष ये वृत्तिभूत जो शब्द है, ये शब्द राज विशिष्ट पुरुष को कह रहा है, राज संबद्ध पुरुष को कह रहा है। वृत्ति को ही तो कह रहे हैं ना, ये वृत्ति क्या चीज है? परार्थाभिधानम वृत्ति। परार्थ विधान कैसे होगा? मतलब एक शब्द को मान जो उपसर्जन रूप अर्थ है, कहीं वो उपसर्जन हो जाता है, जैसे राज्या पुरुषा में राज्या जो है उसका अर्थ उपसर्जन हो जाता है, और वो मिलकर के समुदाय के साथ मिलकर के वो कहा जाता है। यद्यपि आपने अभी ये पढ़ा इस सूत्र के बारे में ही कि विग्रह वाक्यार्थाभिधाने शक्तः समर्थो वेदितव्या, विग्रह वाक्य का जो अर्थ है वही समर्थ का अर्थ होता है। जैसे राज्य पुरुषा का जो अर्थ है वही राजपुरुषा का अर्थ है, पर फिर भी इसमें जो है कहीं विभक्ति नहीं कही जाती, कहीं च का योग नहीं होता, जैसे ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब जब हम समास कर देते हैं तो उसको अलग से हमारे लिए वो नहीं रहता है ना, विभक्ति प्रयोग नहीं होता। जब वृत्ति कर देते हैं तो वहाँ च को अलग से नहीं बोला जाता, च का अलग से प्रयोग नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें इसके साथ घुली मिली हैं। आपको देखने में बिल्कुल हूबहू ऐसा लगेगा कि राजपुरुषा का भी वही अर्थ है, राज्य पुरुषा का भी वही अर्थ है, फिर क्या विशेषता आ गई हैं? बस थोड़ा जितना वो अंतर है ना, वही वृत्ति का रूप है। राज्य पुरुषा और राजपुरुषा में क्या फर्क है? जो फर्क है, जैसे सारी चीज़ें, हलवा कह दीजिए, आटा, सूजी, मेवा, घी, मीठा, पानी, दूध, ये सारी चीज़ें अलग अलग हमने बताई, और हलवा वही तो ये चीज़ है, फिर भी अलग है, हैं? वही होते हुए भी अलग है। केवल आटा, मीठा, पानी, केवल इतनी बात नहीं है, उसमें कुछ और भी विशेषता आ जाती है। नहीं, ऐसे ही वाक्यों में भी ये होता है। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, देवदत्त करता है, ग्रामम कर्म है, गच्छति क्रिया है, केवल इतना ही वाक्य नहीं, फिर भी अलग है। देवदत्ता करता है एक वचन है, ग्रामम कर्म है एक वचन है, गच्छति क्रिया है, ये सब होते हुए भी वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है। केवल पदों का अर्थ ही वाक्यार्थ है या पदों से अलग वाक्यार्थ है? ये एक बड़ा प्रश्न उठाया जाता है। मीमांसक और वैयाकरण दोनों इस पर विचार करते हैं कि पदार्थ ही वाक्यार्थ है या पदार्थ से अतिरिक्त कुछ वाक्यार्थ है। जो पदों का अर्थ है बिल्कुल वही वाक्यार्थ है या पदों के अर्थ से अतिरिक्त भी कुछ वाक्यार्थ है? अतिरिक्त भी कुछ वाक्यार्थ है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी राज्या पुरुषा और राजपुरुषा, यद्यपि देखने में मोटी नज़र में तो ऐसा ही लगेगा कि देवदत्ता ग्रामम गच्छति, पदों का जो अर्थ होगा, देवदत्त एक एक पद का जो अर्थ है, और उनको सब पदों को इकट्ठा कर दिया। तो इकट्ठा करने पर कुछ अलग बात, उन परस्पर उनमें एक संबंध उत्पन्न हो जाता है, संबंध विशेष उत्पन्न हो जाता है। तो इसी तरह से आपको वृत्ति में भी समझना पड़ेगा। वृत्ति में जो पदों का एक विशेष संबंध उत्पन्न हो जाता है, वो वाक्य में नहीं होता है कभी भी। जो वृत्ति में होता है वो वाक्य में नहीं होता। उसी को परार्थ अभिधान का है, पर अर्थ का विधान करने वाली, एक अन्य अर्थ का विधान करने वाली हैं। जैसे पदों से एक अन्य अर्थ वाक्य के द्वारा कहा जाता है ना, मैंने उदाहरण दिया। एक संबंध रूप अर्थ विशेष आ जाता है। भोज्य पदार्थों में जो पदार्थ आपने सामने रख लिए
उनको मिला देने से एक विशेष अर्थ पैदा हो जाता है। तो सह विवक्षायाम द्वंद्व एक शेषश्च, ये एक बड़ा इसमें। अब मैं एक बात और बता रहा था, सामर्थ्य जो होता है, एक अर्थी भाव सामर्थ्य, व्यपेक्षा सामर्थ्य। व्यपेक्षा सामर्थ्य हमेशा हमेशा विग्रह में होता है, एकार्थी भाव सामर्थ्य हमेशा वृत्ति में होता है। फिर एक दूसरी दृष्टि से विचार करते हैं, एक एक एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। सामर्थ्य क्या होता है? बोले भेद, संसर्ग या दोनों। 3 उत्तर दिए। भेदवादी के मत में जो सामर्थ्य का अर्थ भेद मानता है, तो भेदवादी के मत में शब्दतः व्यावृत्ति कही जाती है और अर्थतः, एक शब्दतः होता है एक अर्थतः होता है। ध्यान दीजिए, शब्दतः व्यावृत्ति और अर्थापत्ति से संसर्ग अर्थ लिया जाएगा। अर्थतः है अर्थापत्ति, जैसे एक साक्षात कथन एक अर्थापत्ति लभ्य कथन होता है ना, पीनो देवदत्ता दीवाने भूंगते, मोटा ताजा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता। शब्दतः तो इसका अर्थ यही है ना, अर्थापत्ति रात्रि में करता है। तो शब्दतः है और अर्थतः। शब्दतः व्यावृत्ति, भेद का मतलब व्यावृत्ति, अर्थतः संसर्ग। और संसर्गवादी के मत में संबंध, शब्दतः संबंध को कहा जा रहा है और अर्थापत्ति से व्यावृत्ति कही जा रही है। संसर्ग कहते हैं संबंध को, संबंध जो है शब्दतः कहा जा रहा है, अर्थापत्ति से व्यावृत्ति कही जा रही है। और उभयवादी के मत में दोनों ही कहे जा रहे हैं एक साथ, व्यावृत्ति और संबंध। जैसे हम यूं कहें राज्या पुरुषा, तो इसमें क्या व्यावृत्ति है? राजा का पुरुष। यूं कहो राजा का पुरुष है, किसी अन्य का नहीं, अन्य से व्यावृत्ति हो रही है पुरुष की। और संबंध जो है पुरुष राजा से उसका संबंध हो रहा है। राजा का अन्यों से व्यावृत्ति माने राजा का पुरुष है, देवदत्त का पुरुष नहीं, यज्ञदत्त का पुरुष नहीं। तो देवदत्त यज्ञदत्त आदि की तो व्यावृत्ति हो रही है, राजा के साथ संबंध हो रहा है उसका, राजा के साथ संबंध हो रहा है, व्यावृत्ति देवदत्त आदि की हो रही है। तो जब संबंध कहते हैं तो राजा का पुरुष के साथ संबंध और व्यावृत्ति देवदत्त आदि की हो रही है। और देवदत्त आदि की व्यावृत्ति होते हुए संबंध देवदत्त का और पुरुष का हो रहा है। और उभयम जब मानते हैं तो संसर्ग और भेदः संसर्गः और उभयम वा। तो इस तरह से ये सामर्थ्य को इस तरह से देखा जाता है। वदार्थ विधानम वृत्ति और अजहत स्वार्थ वृत्ति दोनों विपरीत दिखते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा विचार करते हैं ना, जहत स्वार्था वृत्ति जो नहीं, वो अजहत स्वार्था में भी है ना कि अपने पदों के अर्थ को छोड़ नहीं रहा है, तो वो जो है छोड़ते न छोड़, जैसे कि किसी को हम यूँ कहते हैं, जब ये मास्टर आदि चुनाव होते हैं तो उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है ना राज कार्य में। उनका अपना कार्य तो पढ़ाना था और राज कार्य में लगा दिए गए, ड्यूटी आदि लगा दी गई कहीं चुनाव आदि करवाने के लिए। तो अब दूसरे के काम में जब प्रवृत्त होता है आदमी तो अपने कर्म को छोड़ देता है। तो ये तो जहत स्वार्थावृत्ति होती है। और अजहत स्वार्थावृत्ति ऐसे होती है कि जैसे कोई भिक्षा लाने जाता है, एक घर से ली, दूसरे घर से, तीसरे घर से रखता जाता है, बाल्टी में रखता जाता है, हैं? उसको इकट्ठा करता जाता है ना। जहत स्वार्था में भी अपने कुछ काम होते हैं, वो उनको नहीं छोड़ता है। जैसे अचानक उसको कहीं छींक आ जाए, कहीं उसको हाथ में कहीं खुजली चल जाए, परार्थ विरोधी जो स्वार्थ हैं
उनको तो छोड़ देता है, परार्थ अविरोधी स्वार्थ को नहीं छोड़ता। कोई मास्टर राज कार्य में लगा तो अपना जो पढ़ाने का काम बाधित कर रहा था ना, उसको तो छोड़ देगा, लेकिन परार्थ अविरोधी स्वार्थ है, कहीं छींक आ गई, कहीं पानी पीने की इच्छा हुई, ऐसे मतलब परार्थ अविरोधी, मतलब राजा का काम करते हुए उसका कोई वो नहीं है। तो जहत स्वार्थ वृत्ति तो वो होती है जिसमें वृत्ति में आप पद अपने अर्थों को छोड़ देते हैं, पर छोड़ते हुए भी परार्थ अविरोधी स्वार्थ को तो नहीं छोड़ते। राज्यां पुरुषा, राज्यां का जो अर्थ है, पुरुष का जो अर्थ है, वे अपने पद को, अर्थ को, राजा ने अपने पद के अर्थ को छोड़ दिया, पर परार्थ विरोधी स्वार्थ को नहीं छोड़ता। ये जो विशेषण नाम का धर्म है, ये परार्थ विरोधी है, उसको नहीं छोड़ेगा। राजपुरुष जब हम कहेंगे तो राजा का जो विशेषण रूप अर्थ है वो परार्थ अविरोधी है, तो उसको नहीं छोड़ेगा। और अजहत स्वार्थ वृत्ति जब हम कहते हैं तो मतलब राजा का भी अपना अर्थ है और उसका भी अपना अर्थ है, मतलब अपने स्वार्थ को न छोड़ते हुए, और वे किसी एक अर्थ को कह रहे हैं। तो इन थोड़ा थोड़ा परिचय मैं आपसे करा रहा हूँ, आपको ज़्यादा लगन होगी तो आप इस न्यास पद्मंजरी और महाभाष्य वहाँ पर जो है, क्योंकि इतनी चर्चा नहीं होगी तो भी आपको पता नहीं चलेगा, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ पर जैसे ये बात मैंने कही, संसर्ग, भेद या दोनों ही, स्व विशेष का स्वामी विशेष के साथ या स्वामी विशेष का स्व विशेष के साथ जो संबंध है, इसको संसर्ग कहा है। मतलब राजा का पुरुष, राजा के साथ पुरुष का संबंध बता दिया, किसी गाय का नहीं। इस कथन में बेशक राजा का पुरुष के साथ ही नहीं, 100 चीज़ों के साथ संबंध है, वो उससे कुछ लेना देना नहीं, पर इस कथन में जब हम कहते हैं राजा का पुरुष, तो राजा का संबंध पुरुष के साथ बता दिया, गाय के साथ नहीं। इस कथन में ऐसा नहीं कि उसका संबंध ही खत्म कर रहे हैं ऐसा बोल करके, ये जो बोल रहे हैं, कथन कर रहे हैं, इस कथन में राजा का पुरुष के साथ संबंध बता रहे हैं, गाय आदि दुनिया भर की सब चीज़ों से हटा दिया और पुरुष को राजा के साथ जोड़ दिया है। ऐसा नहीं पुरुष का किसी के साथ संबंध नहीं। इस कथन में, इस कथन में मतलब राज्य पुरुषा, राजपुरुष जब बात बोल रहे हैं, वक्ता जब ये बात बोल रहा है, इस कथन में राजा का पुरुष के साथ, पुरुष का राजा के साथ संबंध बता दिया और अन्यों से हटा दिया हैं। वक्ता जब अपनी बात कह रहा है, जिस समय जो बात बोल रहा है उस समय केवल शब्दों को पकड़ते हैं यहाँ पर। हाँ, वक्ता जब बोल रहा है केवल तब, जिस समय वो बात बोला, जो वाक्य बोला ना, उस समय केवल वहाँ पर देख रहे हैं। और ये तो केवल शब्दों के आधार पर, शब्द क्या कह रहे हैं। जैसे कोई कहता है देवदत्ता पित्रा सह आगच्छति प्रतिदिनम, यहाँ पर पिता को अप्रधान माना, पुत्र को प्रधान। राज्य से आगच्छति सेवकः, अब व्याकरण की दृष्टि से वैसे तो लोक में कहोगे भाई राजा प्रधान होता है, राजा को अप्रधान कैसे कह रहे हो। राजा के साथ पुत्र आता है, राजा के साथ सेवक आता है, सेवक तो हमेशा अप्रधान होना चाहिए, पर इस कथन में सेवक प्रधान है, राजा अप्रधान है। पर यूँ कहें सेवकेन से राजा आगच्छति, तो सेवक अप्रधान है। पर लोक में ऐसा नहीं होता। लोक में तो साथ आने वाला जो है ना, जब कहें राजा के साथ आया है तो राजा ही प्रधान है, आने वाला साथ ऐसे आ गया है। सेवक के साथ स्वामी आया है। अब इस कथन में ऐसा बोला ही नहीं जाता सेवक के साथ स्वामी आया है, लोक में ऐसा नहीं बोला जाता।
नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता। कौन कहेगा सेवक के साथ स्वामी आया है? स्वामी के साथ से, पर ऐसा व्याकरण के द्वारा ऐसा बात जब कभी कहें कि भाई कैसे आए, उस तो रास्ता तो पता ही नहीं था, कैसे आ गए? बोले सेवक के साथ आ गए। रास्ता तो पता नहीं था योगग्राम का, कैसे आ गए वहाँ से? तो बोले कि वो सेवक के साथ आ गए। तो ये जो कथन किया सेवक के साथ आ गए, सेवक के साथ आ गए, इस कथन में आने वाला प्रधान है और सेवक के साथ जो ये कहा ये अप्रधान है। पर हम यूँ कहें सेवक साथ आ गया, कि स्वामी के साथ सेवक भी आ गया, तो वहाँ स्वामी अप्रधान है, सेवक आ गया, इस कथन में सेवक प्रधान माना जाता है। संयुक्त अप्रधाने, अप्रधान में तृतीया हो जाएगी उसमें। तो ये शब्दों के व्यवहार में देखना है हमारे को। तो विग्रह वाक्य के अर्थ देखिए, ये कई सारे वाक्य यहाँ पर बार बार आपके सामने रखे गए। समर्था सक्ता विग्रह वाक्यार्था विधाने या सक्ता से समर्थो वेदितव्या। विग्रह वाक्य का मतलब राज्या पुरुषा, इसके अर्थ को कहने में जो सक्षम है उसको समर्थ कहेंगे। वो कौन होगा? राजपुरुष। राज्या पुरुषा के अर्थ को कहने में जो शक्त है, सक्षम है, मतलब ऐसे चलेंगे। राजपुरुषा ये समास है, उसके लिए विग्रह वाक्य राज्या पुरुषा। राज्य पुरुषा का जो अर्थ है उसको कहने में राजपुरुष शब्द समर्थ है। इसी से भी, राजपुरुष से भी उस अर्थ की प्रतीति हो रही है जो राज्य पुरुषा की हो रही है। वो क्या है? राज विशिष्ट पुरुष है। तो जो पद विधि है विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में समर्थ होते हुए साधु होती है। यदि वो समर्थ है तो साधु, समर्थ है तो साधु, समर्थ है तो का मतलब सक्षम है तो साधु। विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्षम है तो साधु है, तो नहीं तो नहीं। जैसे मैंने अभी एक बात बोली थी, देवदत्तस्य गुरोः कुलम। अब विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में देवदत्तस्य गुरुकुलम सक्षम है तो हो जाएगा, सक्षम नहीं है तो नहीं। जैसे रिद्धस्य राज्या पुरुषा, इस अर्थ को कहने में रिद्धस्य राजपुरुषा सक्षम नहीं है, इस तरह से कह रहे हैं। रिद्धस्य राज्या पुरुषा, इस अर्थ को कहने में रिद्धस्य राजपुरुषा कहने में सक्षम नहीं है, इसलिए वृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होता है सक्षम? रिद्धस्य राज्या पुरुषा जो इस वाक्य के द्वारा जो बात कही जा रही है उसको कहने में रिद्धस्य राजपुरुषा क्यों नहीं सक्षम? नहीं है सक्षम। ये तो एक बात हुई जो पहले बोले ना कि समर्था सक्ता विग्रह वाक्यार्था विधाने या सक्ता विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो सक्षम है, मानी जो पद विधि है वो विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में सक्षम होते हुए साधु होता है। प्रयोग से हम जानेंगे इसको। प्रयोग यदि रिद्धस्य राजपुरुषा सक्षम होता प्रयोग में, तो रिद्धस्य राज्या पुरुषा के अर्थ को रिद्धस्य राजपुरुषा कह देता, ऐसे कहेंगे। देवदत्तस्य गुरुकुलम के अर्थ को देवदत्तस्य गुरुकुलम कह देता है, इसलिए प्रयोग हो रहा है। रिद्धस्य राज्या पुरुषा, रिद्धस्य राज्या पुरुषा, इस अर्थ को रिद्धस्य राजपुरुषा कहने में सक्षम होता तो जरूर प्रयोग होता। प्रयोग नहीं हो रहा है इसलिए इसका मतलब सक्षम नहीं है। इस तरह से मतलब इसको एक तरफ करते हैं। प्रयोग से ये बात जानेंगे कि भाई ये इस अर्थ को कहने में सक्षम है या नहीं, कि ये वृत्ति इस वाक्य के अर्थ को कहने में सक्षम नहीं। तो इसमें जो है ये तो प्रयोग के ऊपर पहुंच गए, तो इसलिए दूसरा अर्थ किया कि चलो प्रयोग की बजाय दूसरा एक अर्थ ले लेते हैं। समर्थ शब्द का अर्थ है यहाँ पर समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था, समर्थ पद आश्रय हैं जिसके, उसको समर्थ कहेंगे।
और ये जो समर्थ शब्द है ये अन्वर्थ है, संबद्धार्थ समर्थ और संश्लिष्टार्थ समर्थ। तो जो पदों की विधि है वो समर्थों की जाननी चाहिए। कौन से समर्थों की? संबद्ध अर्थ वाले और संश्लिष्ट अर्थ वाले। इसके अनुसार फिर दोनों अर्थ हो गए। देखो पदों की जो विधि है, समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था, ये गौण समर्थ शब्द का अर्थ है या प्रधान? समर्थ शब्द का अर्थ गौण है या प्रधान है? जब हम ये कहते हैं समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्थ, बताओ। समर्थ का अप्रधान अर्थ है ये। प्रधान अर्थ क्या है? समर्थ का प्रधान अर्थ तो वो जो पहले दिया था, सक्तः सक्षमः। सक्षम जो अर्थ है वो प्रधान अर्थ है, और समर्थ पद आश्रय हैं जिसके, उसको जब समर्थ कहेंगे तो ये गौण अर्थ हो गया। या पदानाम विधि से समर्थानाम भवति, जो पदों की विधि है वो समर्थों की होती है। किन समर्थों की? फिर प्रश्न उठेगा, समर्थानाम का मतलब क्या? संबद्धार्थानाम संश्लिष्टार्थानाम। जो पदों की विधि है वो समर्थों की होती है, और समर्थानाम माने संबद्धार्थानाम संश्लिष्टार्थानाम। संबद्धार्थ वाक्य में होंगे, संश्लिष्टार्थ वृत्ति में होंगे। तो राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा, राज्ञा पुरुषा ये संबद्धार्थ पद हैं और राजपुरुषा ये संश्लिष्टार्थ पद हैं। यहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य है, वहाँ व्यपेक्षा सामर्थ्य है, अन्योन्य अपेक्षा है। ये बात मतलब वो एक बात है ना। अथवा कहकर दूसरा अर्थ दिया है। समर्था सक्ता विग्रह वाक्यार्था विधाने या सक्ता से समर्थो विदितव्य। अथवा कहकर चेंज कर दिया ना, अपने अर्थ को बदल दिया। समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था, समर्थ पदों का आश्रय लेने के कारण उसको समर्थ कह रहे हैं। समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्था, समर्थानि पदानि आश्रय यस्य स। समर्थ पद आश्रय हैं जिसके, जिसके किसके? समर्थानि पदानि आश्रयो यस्य स।